सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर व्याख्या सहित दिए गए। बहुत ही अच्छी बुक है ये, आप इसको परचेज कर सकते हैं। और देखिए, हम नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं और नाटकों को व्याख्या सहित इसमें समझाया गया है। देखिए, 140 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे 141 से शुरू। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, पूछा आपसे। सुरेंद्र वर्मा का 8वां सर्ग है, भीष्म शाहिनी का हानुस है, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य है, धर्मवीर भारती का अंधायुग है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, देखिए, अंधा युग नहीं है, ये अंधा कुआं है। मैं खुद ही गलत बोल रही हूँ, तभी समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन गलत कहाँ पे है। ये तो सभी सही हैं, लेकिन देखिए, ये अंधा युग नहीं है, अंधा कुआं है। अंधा कुआं किसकी रचना है? तो अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल की है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग बिल्कुल ठीक है, भीष्म शाहिनी हानुस बिल्कुल ठीक है, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती का अंधा कुआं नहीं है, धर्मवीर भारती का अंधा युग है। आप मेरी तरह कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन को बड़े ध्यान और पूरे मनोयोग के साथ में पढ़ेंगे। मैं पहले क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस हो गई थी। अंधा युग आएगा धर्मवीर भारती का, जबकि अंधा कुआं है ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। धर्मवीर भारती अंधा कुआं रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। अन्य विवरण इस प्रकार से हैं, रचनाकार है, रचना है और रचना का आधार व विषय है। कि देखिए, किस रचना है वो किस आधार पर लिखी गई है और क्या विषय है उस रचना का। धर्मवीर भारती है वो अंधा युग है, इनकी रचना महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। लक्ष्मी नारायण लाल की है अंधा कुआं, इसमें कुछ दिया गया नहीं गया है कि किसके ऊपर रचना है ये। फिर है सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग है, कालिदास के कुंभार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है 8वां सर्ग। भीष्म शाहिनी का है हानुस, जो चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, जो महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथ के चित्रण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा एकांकी के पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है। देखिए, भोर का तारा है वो एकांकी है। पहले तो हम देखेंगे कि एकांकी किसकी है। ठीक है, इसके अनुसार क्या बताया गया है कि पात्र छाया के अनुसार, एकांकी की जो पात्र छाया है उसके अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है। कल्पना है, कविता है, देवी है, श्रृंगार मूर्ति। कि स्त्री को इनके नज़रिए में क्या सोचा जाता है, समझा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो स्त्री है वो क्या है, एक कविता है। भोर का तारा एकांकी किसकी है आपसे पूछा जाए तो जगदीश चंद्र माथुर जी की है। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की है। क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है, भोर का तारा एकांकी के पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। माथुर की अन्य एकांकी इस प्रकार से है, मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, शारदीय और बंदी। ये इनकी 8 और महत्वपूर्ण एकांकी है। ठीक है, एक एकांकी इनकी महत्वपूर्ण है जो भोर का तारा है, जिसमें प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है, एक कविता है। किसकी रचना है ये जगदीश चंद्र माथुर की है। यहाँ पे ब्लैक्स दिया गया, मतलब खाली स्थान दिया गया। तुम्हें मुझसे घृणा है, किसने किससे कहा था ये? तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन के संकलित तौलिए एकांकी का यह सवाल किसने किससे कहा है। क्या पूछा कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से भी घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से भी घृणा करता है। सृजन में संकलित, सृजन है कोई एकांकी संग्रह होगा, उसमें संकलित है। कौन सी एकांकी है? तौलिए एकांकी का यह सवाल किसने किससे कहा है। तो किसने किससे कहा है? 143 के क्वेश्चन का आंसर है सी, वसंत ने मधु से कहा है। क्या कहा वसंत ने मधु से? कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से भी घृणा है, तुम्हारे
वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित है कौन सी? तो ये एकांकी जो बसंत ने इसमें मधु से संवाद किया है। अगला क्वेश्चन, और ये एकांकी किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकी। अजातशत्रु नाटक किसका है? तो अजातशत्रु नाटक जयशंकर प्रसाद का है। कब का है? तो सन 1922 का है। अजातशत्रु नाटक का सन 1922 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ये। प्रसाद जी के प्रमुख नाटक और प्रकाशन काल इस प्रकार से। सज्जन है इनका 1910, काफ़ी बार बता चुके हैं हम। कल्याणी परिणय है 1912, करुणालय है 1913, प्रायश्चित है 1913, कहीं कहीं पे आपको 1914 भी मिल सकता है। राजश्री है 1915, विशाख 1920-21, जन्मेजय का नाग है 1926। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? मोहन राकेश का नाटक पूछा है। लहरों के राजहंस किसका है? मोहन राकेश जी का है। कोणार्क इनका नहीं है। अंधा कुआ और डॉक्टर, तो देखिए जो कोणार्क है इसकी व्याख्या में दी गई है, हम आगे पढ़ा रहे हैं आपको। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लहरों के राजहंस 1963 का नाटक है जो मोहन राकेश जी का है। इस नाटक की प्रमुख पात्र है सुंदरी तथा अलका। देखिए लहरों के राजहंस 1963 का नाटक है, मोहन राकेश जी का नाटक है और इसके पात्र हैं सुंदरी और अलका। मोहन राकेश के द्वारा रचित अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन 1958, आधे अधूरे हैं 1969 और पैर तले की जमीन इनका 1975 में प्रकाशित हुआ था। ये इनका अधूरा नाटक है, लेकिन इनके दोस्त कमलेश्वर ने पैर तले जमीन को 1975 में प्रकाशित करवाया था। जबकि कोणार्क है जगदीश चंद्र माथुर का, अंधा कुआ लक्ष्मी नारायण लाल का है, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी का रचित नाटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार है जो गायकवाड़ उसका वर्णन किया है? भार दुर्दशा में विशस्य विषमोस्तम में नीलदेवी वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, तो 146 में आएगा आपका विशस्य विषमोस्तम में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। किसमें? विशस्य विषमोस्तम में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक विशस्य विषमोस्तम में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है। यह भाषा एक पात्रीय नाटक है। क्या है ये? यह भाण नहीं, भाषा नहीं है, भाण है। यह भाण मतलब एक पात्रीय नाटक है। विशस्य विषमोस्तम है, ये क्या है? भाण है एक। अन्य नाटकों का विवरण इस प्रकार से है। देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, ये 1873 में प्रकाशित हुआ था। ये एक प्रहसन है, सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य है इसमें। भारत दुर्दशा 1880, ये नाट्य रासक या लास्यिक रूपक है। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। नीलदेवी इनका 1881 का है जो एक गीति रूपक है। राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा इसमें की गई है। तो देखिए जो नाटक है उनसे संबंधित भी आप याद रखेंगे, पूछा जाए आपसे जो राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा क्या है? हरिश्चंद्र, हाँ जी, हरिश्चंद्र जी के किस नाटक में हुई है? तो नीलदेवी में हुई है। अंधायुग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या है, युद्ध और उसके बाद की समस्या है, सामाजिक समस्या है, राजकाज की समस्या है। तो देखिए पारिवारिक समस्या है आधे अधूरे नाटक में। युद्ध और उसके बाद की समस्या किस में है? तो ये अंधायुग में है, युद्ध और उसके बाद की समस्या। अंधायुग नाटक धर्मवीर भारती जी का नाटक है। कब का है? सन 1955 का है। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 को हुआ था। इन्होंने 1926 या 27-28 उम्र की वर्ष में इन्होंने ये नाटक लिखा था। इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधायुग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? अंधेर नगरी है इनका, नहुष, विशस्य विषमोस्तम, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। तो देखिए अंधेर नगरी है इनका 1881 का है। विशस्य विषमोस्तम इनकी शायद 1873 का है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती ये भी 1873 का है। और देखिए जो नहुष है ये इनके पिताश्री, इनके पिताजी हैं उनका नाटक है ये। ठीक है, नहुष किसका नाटक है? इनके पिताजी का नाटक है और इनके पिताजी का नाम था गिरधर दास गोपाल चंद्र। ठीक है, क्या नाम था? गिरधर दास गोपाल चंद्र। और इनके द्वारा 1859 में ये नाटक लिखा गया था या रचा गया था। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से,
दिए गए नाटक में नहुष नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है, बल्कि यह नाटक भारतेंदु जी के पिता गिरधर दास गोपाल चंद्र जी का 1859 का नाटक है। ये हिंदी का पहला नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? पूछा जा रहा है आपसे, अनुदित नाटक कौन सा है? नीलदेवी है, भार दुर्दशा, विद्या सुंदर, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती। तो इनका जो भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? तो अनुदित नाटक है इनका विद्या सुंदर। ठीक है, नीलदेवी, भार दुर्दशा, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, ये इनके मौलिक नाटक हैं। विद्या सुंदर भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक है। यह संस्कृत के चोर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मौलिक और अनुदित मिलाकर इनके कुल नाटक 17 हैं। मौलिक इनके 8 हैं और अनुदित इनके 9 नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म शाहनी का नाटक नहीं है? पूछा है। अंधायुग, माधवी, हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में। तो देखिए, जो अंधायुग है ये इनका नहीं है। तो अंधायुग पूछा जाए आपसे किसका है, तो ये धर्मवीर भारती जी का नाटक है। ठीक है, अंधायुग है ये भीष्म शाहनी जी का नहीं है। अंधायुग भीष्म शाहनी जी का नाटक नहीं है, बल्कि धर्मवीर भारती जी का नाटक है और ये गीति नाट्य है। महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है ये। हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में एवं माधवी, ये भीष्म शाहनी जी के प्रमुख नाट्य ग्रंथ है। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें किसके रचनाकार हैं? देखिए, जो पृथ्वीराज की आंखें हैं ये एकांकी है और किसकी है? ये राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है। एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार राम कुमार वर्मा है। इनकी अन्य एकांकी इस प्रकार से हैं: रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, शक्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। भुवनेश्वर ने एकांकी संग्रह का नाम कारवां था। जो भुवनेश्वर साहब हैं उनकी एकांकी संग्रह का नाम क्या था? कारवां था। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? विशाख, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी और सिंदूर की होली। विशाख भी है, इनका 1921 का है। राजश्री इनका 1915 का है और ध्रुवस्वामिनी इनका 1933 का है, जबकि सिंदूर की होली 1934 का है। किसका है? तो लक्ष्मी नारायण जी का है। ठीक है, किसका है? लक्ष्मी नारायण जी का है। दिए गए नाटकों में सिंदूर की होली नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित नाटक इस प्रकार से हैं: सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवस्वामिनी 1933। क्या होना चाहिए आपको अंगुलियों के ऊपर? जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? मुक्ति का रहस्य है, कौमुदी महोत्सव है, समस्या का अंत है और भोर का तारा। पूछा जा रहा है आपसे, जो जगदीश चंद्र माथुर हैं इनकी एकांकी संग्रह का नाम क्या है? तो इनके भोर का तारा इनके एकांकी संग्रह का नाम है। क्या नाम है? भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी संग्रह का नाम है भोर का तारा। इनकी अन्य एकांकी है मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, साधी और बंदी। अगला है, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहा जाता है? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहा जाता है? तो ये ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है इसको कहा जाता है। अजातशत्रु, ये सभी नाटक हैं ये जयशंकर प्रसाद जी के हैं। अजातशत्रु सन 1922, स्कंदगुप्त सन 1928, चंद्रगुप्त सन 1931 और ध्रुवस्वामिनी सन 1933। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुवस्वामिनी नाटक में आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सत्तार, मिहिर भोज, शिखर स्वामी, पुरोहित, पोमा इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम बताना है आपको। पहला है भारत दुर्दशा इनका 1880 का है। चंद्रावली है इनका 1876,
नील देवी है 1881 और वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये 1873 है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो देखिए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी दो ऑप्शन आपके कर चुके हैं। फिर उसके बाद में चंद्रावली, चंद्रावली 1876। तो देखिए चंद्रावली कहाँ पे है? यहाँ पे है। फिर भार दुर्दशा और नील देवी, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, चंद्रावली 1876, भार दुर्दशा 1880 और नील देवी 1881। ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु जी हरिश्चंद्र जी के जो नाटक हैं वो इस प्रकार से हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873, चंद्रावली 1876, भार दुर्दशा 1880, नील देवी 1881। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु नाटकों की रचना में मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो भारतेंदु युगीन कालीन नाटक हैं उसकी रचना किस मूल उद्देश्य से हुई है, उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना चाहिए, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न होनी चाहिए। और उसके बाद में दिया गया है परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना चाहिए। देखिए जो परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना चाहिए ये ऑप्शन गलत है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कथन सही नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भारतेंदु कालीन नाटक के संबंध में सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह एक गीति नाटक है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ के आधार पर बनाया गया है। तो देखिए कौन सा पूछा है? गलत पूछा है, और गलत कौन सा आएगा? आपका ए ऑप्शन ही गलत है। गीति नाट्य तो ठीक है, लेकिन महाभारत युद्ध के प्रारंभ से नहीं है, ये अंतिम युद्ध में और युद्ध में होने वाली इसके समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। ठीक है, इसमें जो समकालीन समस्या हैं, कौन सी समस्या है? जो युद्ध के बाद में जो समस्याएं हो रही थी उसको रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। इसके में युद्ध जनित अर्थ, सत्यों, कुंठाओं, इसकी पिक्चर आदि आई हुई है ना, अंतःस्वार्थ प्रकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। अगला है, इसमें ईश्वर की मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व से ले लेता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन है वो गलत है। देखिए यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ के आधार पर बनाया गया है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित यह कथन आपका गलत है, क्योंकि अंधा युग महाभारत के अंतिम मतलब 18वें दिन कथा के आधार पर बनाकर लिखा गया नाटक है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित जो नाट्य कृतियाँ हैं उनको रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक और द्रोणाचार्य किसकी है? देवयानी, आठवां सर्ग और बकरी। तो देखिए एक और द्रोणाचार्य है शंकर शेष जी का। देवयानी किसका है? देवयानी रमेश बख्शी जी का है। आठवां सर्ग किसका है? तो सुरेंद्र वर्मा जी का है। और बकरी किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, और मृदुला गर्ग की महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है? तो तीन कैदी। मृदुला गर्ग है, इनकी कौन सा महत्वपूर्ण नाटक है? तो तीन कैदी है। तो देखिए सीधा हम इसका आंसर देख लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का है। देवयानी रमेश बख्शी जी का है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तीन कैदे मृदुला गर्ग। नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने
अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। तो बिल्कुल ठीक है आपका कथन कि प्रसाद जी प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा इनमें दिखाई देती है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। उन्होंने अपने नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं, पूर्णतः अभिनय के योग्य हैं। बिल्कुल गलत है, इन्होंने ये नहीं लिखा है। इनका एक कथन है, मुझे याद नहीं आ रहा है, इन्होंने लिखा था शायद कि नाटक रंगमंच नाटक के उपयुक्त होना चाहिए, नाटक रंगमंच के उपयुक्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं। यह पूर्णतः अभिनय है। नाटककार प्रसाद के संबंध में यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते हैं। प्रसाद ने नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। तो देखिए सही नहीं पूछा है, यही गलत है, क्योंकि चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक नहीं मानता है। यह गलत है, क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक के अंतर्गत प्रमुख पात्र है और चंद्रगुप्त का गुरु है। ध्रुव स्वामी ने नारी अधिकार की आवाज में बुलंद कर दी है। बिल्कुल ठीक है। अगला है, काव्यात्मक प्रसाद के नाटकों को बहुत बड़ी विशेषता है। जो काव्यात्मकता है ये प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला ही युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बाकी कुछ 3 ऑप्शन ठीक हैं, आपके ए ऑप्शन है वो गलत है। चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कथन सही नहीं है। नाटक चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र और कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु है। इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षी का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह कथन, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। किससे लिया गया? चंद्रगुप्त से लिया गया। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रणय गीत कहाँ से लिया गया? तो चंद्रगुप्त से लिया गया। ये चारों नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। ध्रुव स्वामी सन 1933 का नाटक है इनका, स्कंदगुप्त सन 1928 का है, चंद्रगुप्त सन 1931 का है, विशाख इनका 1921 का नाटक है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया। चंद्रगुप्त सन 1931 में प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इसमें विदेशों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इस विश्वास को वाणी दी थी। अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक से। आधे अधूरे नाटक का मूल कथानक क्या है? पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंध हैं उनमें कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश और हिंसा। तो देखिए आपका 162 में सही आंसर होगा जो पारिवारिक विघटन है, दाम्पत्य संबंधों में कटुता और रिक्तता है, मतलब जो दाम्पत्य संबंध है उनमें कटुता है और रिक्तता मतलब खालीपन है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आधे अधूरे नाटक में मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता और रिक्तता। आधे अधूरे 1969 में लेखक मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 है। आधे अधूरे 1969 का नाटक है। समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? आधे अधूरा नाटक है उसमें
पुरुष एक कौन है? तो देखिए जो पुरुष एक है वो महेंद्र नाथ है। कौन है? महेंद्र नाथ है। पुरुष एक है वो कौन है? महेंद्र नाथ है। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्र नाथ है। आधे अधूरे नाटक में अन्य पात्र इस प्रकार से, पुरुष पात्र है महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन और अशोक। स्त्री पात्र हैं इसमें सावित्री, बिन्नी और किन्नी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधायुग। अंधायुग इनका नाटक नहीं है। अंधायुग धर्मवीर भारती का सन 1955 या कहीं कहीं पे आपको 1954 पे मिलेगा। किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का। लहरों के राजहंस 1963 का है। आधे अधूरे इनका 1969 का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन 1958 का नाटक है और पैर तले जमीन 1975 में प्रकाशित हुआ था और ये इनका अधूरा नाटक है जो इनके दोस्त कमलेश्वर ने पूरा किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से है, अंधायुग मोहन राकेश का नाटक नहीं है बल्कि धर्मवीर भारती जी का गीति नाट्य है। अन्य विकल्प, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। मोहन राकेश की अन्य एकांकी हैं, पैर तले जमीन अधूरा है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ और शायद मैं हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना है, करुणालय है, अजातशत्रु है, कल्पतरु है। तो इनका नाटक कल्पतरु नहीं है। इनका कामना नाटक सन 1927 का है, करुणालय 1913 का है, अजातशत्रु इनका 1922 का नाटक है, जबकि कल्पतरु इनका नाटक नहीं है। कल्पतरु नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन 1910 है, कल्याणी प्रणय इनका 1912 है, करुणालय इनका 1913 है, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915 का नाटक है, अजातशत्रु 1922 का है, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 का है, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929 है, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी इनका 1933 का नाटक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन ने। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। स्कंदगुप्त की रचना सन 1928 में हुई थी। इसमें कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 का इनका नाटक है। अगला क्वेश्चन, यह संवाद किसका है? देखिए, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। क्या है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा है? धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। क्वेश्चन है 167 और इसमें पूछा गया है कि रोने से भीख मांगने का से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? यह कथन किसका है? तो ये भट्टार्क का कथन है। रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? यह संवाद जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क का है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूकता से रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन प्रियंगु मंजरी का है। नाटक है आषाढ़ का एक दिन और उसकी नायिका है कौन? उसकी महिला पात्र है प्रियंगु मंजरी।
कालिदास उसके मूल नायक हैं और मल्लिका है ये उसकी नायिका है। आषाढ़ का एक दिन सन 1958 का नाटक है। राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक होना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन जो 1958 का है, उसमें स्त्री पात्र है प्रियंगू मंजरी। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। तो किसका है? पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में के संबंध में यह कथन प्रमुख इतिहासकार और समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। रेडियो एकांकी को क्या कहा जाता है? सर्वेकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी और ध्वनि एकांकी। तो क्या कहा जाता है? ध्वनि एकांकी कहा जाता है। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी भी कहा जाता है। अन्य विकल्प तर्कसंगत नहीं। आज हम यहीं तक ही करेंगे, 170 तक। 171 से क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। आपको कितना समझ में आ रहा है? अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।